गुड मॉर्निंग प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। तो आज हम लोग समावेशी शिक्षा 2017 डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पिछले सत्र में यानी 2017 वाले सत्र में जितने भी क्वेश्चन आए हैं समावेशी शिक्षा से उसको हम लोग करेंगे। और आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगी, इसको प्रेस करके रखिएगा ताकि आप शिक्षा से रिलेटेड कोई भी वीडियो हमारे इस चैनल पर जाती है तो आप एक नोटिफिकेशन के जरिए आप उस अवगत हो सके और अपने क्लासेस को पढ़ सके। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं, जिसमें से हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, ब्रेल लिपि उपयोगी है। कह रहा है कि जो ब्रेल लिपि है वो उपयोगी किसके लिए होती है? तो वो दृष्टिबाधितों के लिए उपयोगी होती है। क्या होता है कि जो भी बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं, जो दिखाई नहीं देता जिनको, उनके लिए शिक्षा का कौन सा प्रावधान होता है? उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि ब्रेल लिपि का उपयोग जो होता है वो दृष्टिबाधितों के लिए किया जाता है। और इसका आविष्कार जो हुआ था वो 1821 में हुआ था और एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक थे जिनका नाम था लुई ब्रेल। इनका नाम क्या था? लुई ब्रेल। इन्होंने ही मतलब ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। नाम इनका क्या था? लुई ब्रेल। क्या होता है कि ये अलग अलग अक्षर, संख्या और विराम चिन्हों को दर्शाते थे, मतलब दर्शाए गए हैं इस लिपि में। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था, जो खुद भी एक नेत्रहीन व्यक्ति था और ये कहाँ का था? फ्रांसीसी लेखक था। और इसका आविष्कार कब हुआ था? 1821 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण है। कह रहा है जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी पहचान हेतु कौन सा परीक्षण होता है? तो सामान्य बुद्धि परीक्षण भी होता है, ठीक, और मानवाकृत बुद्धि उपलब्धि परीक्षण भी होता है, नैदानिक परीक्षण भी होता है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। क्या है कि आप देखोगे जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी पहचान के लिए हम लोग सामान्य बुद्धि परीक्षण भी करते हैं और मानवाकृत भी करते हैं और उपलब्धि परीक्षण भी करते हैं और क्या, नैदानिक परीक्षण भी करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या है कि वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। कह रहा है कि जो वंचित हो जाते हैं कुछ लोग, कुछ ऐसे निम्न स्तरीय जीवन के दशाएं या उनका अलगाव होता है जो घोषित करता है कि कुछ व्यक्ति को उनके समाज की जो संस्कृति है, जो उपलब्धि है, उनमें भाग लेने से उन्हें क्या कर देती है? रोक देती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका वॉलमैन का। किसका है? वॉलमैन का यह आपका कथन है जो कहता है कि वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कुछ व्यक्तियों को उनके ही समाज के सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से क्या कर देता है? रोक देता है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। कह रहा है कि वी.एन. दास एक ऐसे मतलब व्यक्तित्व के व्यक्ति हुए, उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा लक्षण है जो वंचित बालकों में नहीं होता है। तो क्या होता है आपका इसमें आप देखोगे तो जो शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन जो होता है वो क्या होता है कि ये मतलब ऐसे बालक होते हैं जो वंचित बालकों के लक्षण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से वो शैक्षिक जीवन मतलब अपना पा लेते हैं, अपरिपक्व रूप से समापन कर लेते हैं, तो वही उनका क्या होता है, मतलब वंचित नहीं हो पाते हैं। क्या कहता है इसमें आप देखोगे तो बी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण है बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन कर लेना। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका जो आंसर था वो क्या हो गया है? डी आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। कह रहा है कि जो बाल अपराधी बालक होते हैं उनके उपचार की विधि क्या होती है? तो आप देखोगे मनोविश्लेषणात्मक विधि भी होती है, मनोवैज्ञानिक विधि भी होती है और क्या, पर्यवेक्षण विधि भी होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या होता है कि जो बाल अपराधी बालक का उपचार होता है इसकी जो विधि हो जाती है वो मनोविश्लेषणात्मक भी होगी, मनोवैज्ञानिक विधि भी होगी, परिवीक्षण विधि भी होगी, यथार्थ चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, क्रिया चिकित्सा आदि कई सारे प्रकार होते हैं जिससे बालक जो अपराध में संलिप्त होता है इनके जरिए से उनको क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है बालकों को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है? विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। कह रहा है कि जो विशिष्ट वर्ग के बालक होते हैं वो कौन से ऐसे बालक होते हैं जो विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं? तो जो सामान्य बालक होते हैं वो आपके विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। क्या है कि सामान्य वर्गों के बालकों को विशिष्ट वर्ग के बालकों के अंतर्गत नहीं रखा गया है। विशिष्ट वर्ग के बालक वे होते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, विकलांग बालक जो होते हैं ना, ये सब कैटेगरी के जितने भी बालक होते हैं वो आपके कैसे बालक होते हैं? विशिष्ट वर्ग के बालक होते हैं। लेकिन जो सामान्य बालक होता है वो विशिष्ट वर्ग का बालक
नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण विधि के जनक थे। कह रहा है जो मनोविश्लेषण विधि था उसके जनक कौन थे? तो इसके जनक थे आपके फ्रायड। कौन थे इसके जनक? इसके जनक थे फ्रायड जी। कौन थे? फ्रायड जी जो थे वो मनोविश्लेषण के विधि थे, मतलब विधि के जनक थे। मनोविश्लेषण विधि के जनक सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। यह विधि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों पर आधारित उपचार का एक प्रकार है। यह चिकित्सा इस बात की जांच करती है कि कैसे अचेतन मन विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करता है। ये किस चीजों को प्रभावित करता है? ये मतलब इस चीज की जांच करती है कि जो अचेतन मन होता है और विचार होता है, ये व्यवहार जो हमारे अंदर होता है ना, उसको कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, यही मनोविश्लेषण विधि था। इसके जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड जी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण विधि है। कह रहा है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए शिक्षण विधि कौन सी है? तो इनके लिए शिक्षण विधि गतिवर्धन भी होती है, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम भी होता है, विशिष्ट कक्षाएं भी होती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। टर्मन कहते हैं कि जो मतलब सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो उनकी बुद्धि लब्धि होती है 110 से 120। 110 से 120 जो होता है वो मतलब सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएटी परीक्षण है। कह रहा है कि जो सीएटी परीक्षण होता है वो क्या होता है? तो सीएटी परीक्षण जो होता है वो बच्चों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बच्चों के लिए। सीएटी परीक्षण बच्चों के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में 3 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चों का परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण लियोपोल्ड बैलक द्वारा किया गया है। जो ये सीएटी परीक्षण है किसके द्वारा किया गया है? लियोपोल्ड बैलक के द्वारा किया गया है। इसमें कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है? 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश स्थित है। कह रहा है कि जो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज के जो इलाहाबाद क्षेत्र होता है पहले, वहीं पर हमारा मनोविज्ञानशाला उपस्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्यक्ति का बुद्धितापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन किसका है? कह रहा है कि व्यक्ति का जो बुद्धितापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए जो दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका है सीबी गुड का। किसका है? सीबी गुड का। यह कथन किसका है? सीबी गुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन का प्रकार नहीं है। कह रहा है कि जो निर्देशन है उसका प्रकार कौन सा नहीं है? तो जो लिखित निर्देशन आपका होता है वो निर्देशन का प्रकार नहीं होता है। शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन जो होते हैं ये एक प्रकार के निर्देशन के प्रकार हैं, लेकिन जो लिखित निर्देशन होता है यह निर्देशन के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। कह रहा है कि जो निर्देशन और परामर्श होता है ये देने का कार्य प्रारंभ कब होना चाहिए? तो ये प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए, निर्देशन और परामर्श दोनों। ठीक, 15 क्वेश्चन हमारे पास जो है बहुविकल्पी का और लास्ट क्वेश्चन है, परामर्श से संबंधित उपकरण है। कह रहा है कि परामर्श से संबंधित उपकरण हमारे क्या होते हैं? तो संचित अभिलेख भी होता है, साक्षात्कार भी होता है, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण भी होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी परामर्श से संबंधित निम्न उपकरण है, संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, नैदानिक मूल्यांकन, अवलोकन उपकरण आदि चीजें ऐसी होती है जो परामर्श से संबंधित उपकरण होते हैं। आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न था समावेशी शिक्षा का 2017 में आए हुए प्रश्न का, वो आपका कंप्लीट होता है। अगर अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कम से कम एक मित्र के साथ साझा जरूर से करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने चलते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न हमारा है, समावेशी शिक्षा होता है उससे आप क्या समझते हैं? देखो ये आपका पहला चैप्टर और आप देखोगे तो ये आपके बुक मतलब आपके सिलेबस का नाम भी है, तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो जो समावेशी शिक्षा होता है उससे आशय यह होता है कि एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। यानी कोई सामान्य बालक है या दिव्यांग बालक है, दोनों एक साथ ही बैठ करके पढ़ेंगे विद्यालय में, दोनों एक ही साथ ही बैठ कर क्या करेंगे? अपना समय बिताएंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम कह ले तो समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विधि है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। अब आप इतना बड़ा ना लिख पाओ तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समावेशी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है कि सभी को एक प्रकार एक समान शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा का आशय होता है। वो चाहे
मतलब सामान्य छात्र हो या दिव्यांग छात्र हो, दोनों को एक समान शिक्षा देने की प्रवृत्ति को ही क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवंचित बालक से क्या अभिप्राय है? कह रहा है कि जो अपवंचित बालक होते हैं उनसे क्या अभिप्राय होता है? पहली बात तो अपवंचित का मतलब क्या होता है? अपवंचित का मतलब ये होता है किसी चीज से कोई छूट जाए, किसी चीज से या किसी कार्य से या किसी पार्टी से या किसी जगह से उसको निष्कासित कर दिया जाए, एक प्रकार से हटा दिया जाए, उसको आने ना दिया जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है? अपवंचित कर देना। ठीक, तो अपवंचित बालक वे होते हैं जो सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की सुविधा जैसे आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदि से वंचित रह जाते हैं, जिससे इनका विकास क्या होता है? नहीं हो पाता है। ठीक है, वो ना ही उनको आर्थिक सहायता मिल पाती है, ना सामाजिक सहायता मिल पाती है, और ना ही सांस्कृतिक जितने कार्यक्रम होते हैं उनमें उनको भाग लेने का अवसर प्रदान हो पाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? ये वंचित बालक हैं। इन सुविधाओं के अभाव में उनका विकास सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता है, उसमें गतिरोध आ जाता है। फलतः क्षमतावान होने पर भी वे वातावरण सुविधाओं के अभाव में विकास नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालक क्या कहलाते हैं? अपवंचित बालक कहलाते हैं। सबसे बेस्ट आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपवंचित बालक वे बालक होते हैं जो कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित कर दिए जाते हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सब चीजों से उनको वंचित रखा जाता है, जिससे उनकी खुद के भविष्य अंधकार में चले जाते हैं और वो अपना विकास नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही बालक को क्या कहा जाता है? अपवंचित बालक कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? आपसे ये पूछ रहा है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात से औसत से बहुत अधिक होता है। ठीक है, यानी जो उनकी मतलब औसत आयु होती है, उस औसत आयु से जो उनकी मानसिक आयु होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। तो ऐसे बालक को ही क्या कहा जाता है? प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। संगीत, कला या किसी अन्य क्षेत्र में अत्यधिक योग्यता रखने वाला बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। अब पूछा था आपसे मेन क्वेश्चन की प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें है, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? कह रहा है कि जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनकी शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? तो दृष्टिबाधित बालक जो होते हैं, ऐसे बालक जो जन्म से या बाल्यावस्था से पूर्णतः अंधे हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दृष्टिबाधित बालक कहा जाता है। पहली बात तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि आपके पेपर में ये भी आ सकता है कि दृष्टिबाधित बालक किसे कहा जाता है? तो ऐसे बालक जो जन्म से या बाल्यावस्था में पूर्णतः अंधे हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दृष्टिबाधित बालक कहा जाता है। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए जिससे ये बालक दृष्टिबाधित होते हुए भी समाज में सामंजस्य स्थापित कर सके। दृष्टिबाधित बालकों को वर्तमान तकनीकी के अनुसार शिक्षा दिया जा सकता है, जैसे पाठ्य पुस्तक की ऑडियो सीडी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, वाणी संश्लेषण के द्वारा, इन सब की सहायता से उनको क्या प्रदान किया जा सकता है? शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। उन्हें पढ़ने लिखने के लिए आपको बताया गया कि ब्रेल प्रणाली भी उपयोग की जाती है। ब्रेल प्रणाली किसके द्वारा लाया गया था? लुई ब्रेल के द्वारा लाया गया था, जो कि एक फ्रांसीसी लेखक था, वो भी नेत्रहीन व्यक्ति था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, उनको ऐसी शिक्षा दिया जाए ताकि जिनके पास आंखें हैं, जितना अपना योगदान वो समाज में दे पाते हैं, एज इट इज अपना योगदान दृष्टिबाधित बालक भी अपना योगदान समाज में दे सके, ऐसा उसको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? सदोहरण स्पष्ट कीजिए, यानी उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए कह रहा है। तो कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है, यही आपकी बुद्धि लब्धि के बारे में बताता है। बुद्धि लब्धि की जो हमारे पास फार्मूला होती है वो होती है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। आप याद कर सकते हो मायु, आप क्या कर सकते हैं? मायु, और आप बीच में मतलब नीचे क्या हो जाएगा? वायु, यानी वास्तविक आयु और मानसिक आयु गुणे आपका क्या हो जाएगा? 100। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसमें, यानी अगर आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी बालक की मानसिक आयु किसी भी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष और वास्तविक आयु 8 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। कैसे? जैसे मानसिक आयु आप देखो ऊपर 10 लिख लोगे, ठीक है ना, और नीचे आप देखोगे कह रहा है कि वास्तविक आयु 8 लिख लो और गुणे करके क्या कर लो? 100 कर लो। आप इसी को क्या कर लो? आप इसी को सॉल्व कर लो। आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आप देखोगे क्या आएगा? 8 का 8, उसके बाद 2 बचा, 8 दूनी 16, ऐसे करके आप कट करोगे तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं लिखिए।
कह रहा है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी दो विशेषताएं लिखिए। तो विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो अपने आप में अद्भुत और विशेष हैं। वे अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्र में बाकी बच्चों से अलग होते हैं। उनकी प्रतिभा ज्ञान कला या क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में होती है। ऐसे बालक को क्या कहा जाता है? विशिष्ट बालक कहा जाता है। जैसे सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। ये जो विशिष्ट बालक होते हैं वो सामान्य स्तर के जो बालक होते हैं उनसे क्या नहीं कर पाते हैं? समायोजन नहीं कर पाते हैं। विशिष्ट बालकों में विचलन की समस्या होती है। कैसी समस्या होती है? विचलन की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता जो सृजनात्मक बालक की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं दो परीक्षण का उल्लेख कीजिए। कह रहे जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं? दो परीक्षण का उल्लेख कर दीजिए। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो कई क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमता दिखाते हैं, जैसे कि कलात्मक और रचनात्मक कार्य, नेतृत्व की गुणवत्ता, अवलोकन, उत्सुकता आदि जो होता है ये सृजनात्मकता जो बालक होते हैं जिनके अंदर होती है सृजनात्मकता वो दिखाते हैं। ठीक है, अपना सृजन करते हैं अच्छे तरीके से। अब इनको समझने के लिए कुछ पॉइंट आपके पास दी गई है, जैसे विशेषताओं द्वारा पहचानना, ठीक, सृजनात्मक क्रिया द्वारा पहचान एवं मापन करना, सृजनात्मक परीक्षण द्वारा पहचान कर लेना या मापन कर लेना। यही इन्हीं के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? सृजनात्मक बालक की पहचान कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक पिछड़ेपन के दो प्रमुख कारण लिखिए। कह रहा है कि जो शैक्षिक पिछड़ेपन होते हैं उनके दो कारण लिखिए। तो आप कहोगे कि समुदाय की सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक की संरचना जो होती है वो एक प्रकार से शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण होती है, या फिर निम्न सामान्य बुद्धि जो उनके पास होती है वो भी क्या होती है? शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण होती है। नेक्स्ट, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? अच्छा, समस्यात्मक बालक का मतलब ये होता है जो हमेशा हमेशा समस्या उत्पन्न करता हो। कोई बात होती है, कोई भी काम होता है, कुछ भी होता है, घर परिवार स्कूल कॉलेज कहीं भी वो क्या करता है? समस्या का उत्पन्न करता है। ऐसे बालक को क्या कहा जाता है? समस्यात्मक बालक कहा जाता है। वे बालक जो कुछ असामाजिक या अनैतिक कार्य करने में लगते हैं और बार बार समझाने या मना करने पर भी अपने व्यवहार पर क्या नहीं करते हैं? नियंत्रण नहीं करते हैं, तो ऐसे बालक को क्या कहा जाता है? समस्यात्मक बालक कहा जाता है। वेलेंटाइन के अनुसार क्या कहा जाता है कि समस्यात्मक बालक शब्द सामान्य रूप से ऐसे बच्चों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यानी आप उनको क्या करोगे? कोई भी बात बोल दो आप उनके सामने, कुछ भी बोल दो, अभी सुनते रहेंगे, फिर उसके बाद भूल जाएंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, हमेशा कहीं ना कहीं अनैतिक कार्य करते रहेंगे। तो ऐसे जो बालक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? समस्यात्मक बालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बाल अपराध रोकने हेतु दो प्रमुख उपाय बताइए। कह रहा है कि बाल अपराध को रोकने के लिए कोई दो प्रमुख कारण बताइए। जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानूनी विरोधी या समाज विरोधी कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? किशोर अपराध या बाल अपराध। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल अपराध किसे कहा जाता है, तो आप ये लिख सकते हैं, जब कोई बच्चे द्वारा कानून का विरोध किया जाता है या समाज के विरोध का कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? किशोर अपराध कहा जाता है या फिर बाल अपराध कहा जाता है। बाल अपराध रोकने के पूछा था आपसे पास उपाय, तो पहला क्या है? बाल अपराध को प्रारंभिक अवस्था में रोका जा सकता है यदि घर पर तथा विद्यालय में उचित देखरेख की जाए तब। जैसे अगर बालक कुछ गलत काम कर रहा है प्रारंभिक अवस्था में तो आप उसे टोक दीजिए, आप उसे डांट दीजिए, तो ऐसा करने से उसके अंदर गलत कार्यों को करने के प्रति डर बैठ जाएगा, तो वो गलत कार्य नहीं करेगा। तो एक प्रकार से आप बाल अपराध को रोक सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी में हमारे पास क्या है कि बालक को आवश्यक सुविधाएं क्या कर लेना? उपलब्ध करा देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। कह रहा है कि निर्देशन जो होता है उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कर दीजिए। तो पहली बात तो निर्देशन व्यक्ति को आत्मदर्शन करने और आत्मशक्ति को समुचित उपयोग करने में मदद करता है। ठीक है, जो निर्देशन होता है वो व्यक्ति का आत्मदर्शन करने और आत्मशक्ति का समुचित उपयोग करने में क्या करता है? मदद करता है। निर्देशन का अर्थ क्या होता है कि निर्देश देने तथा व्यक्ति के कार्य में मार्गदर्शन करने से है। ठीक है, जब निर्देश का अर्थ जो होता है वो निर्देश देने तथा व्यक्ति के कार्य में मार्गदर्शन करने से होता है। इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि किसी संगठन में संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को निर्देश देने या मार्गदर्शन करने, परामर्श देने, प्रेरित करने और नेतृत्व करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? निर्देशन कहा जाता है। ठीक है, निर्देशन की परिभाषा का मतलब ये होता है कि कोई एक संगठन होता है, जैसे सपोज करो एक कॉलेज चल रही है, कॉलेज में कई सारे टीचर होते हैं और एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल उनको क्या करेगा? निर्देश देगा, मार्गदर्शन बताएगा, परामर्श देगा, नहीं बच्चों के साथ ऐसा करो, बच्चों से ऐसा पढ़ाओ, बच्चों के साथ ऐसा बिहेव आओ। तो यही एक प्रकार का क्या होता है? निर्देशन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है? कह रहा है कि जो समावेशी शिक्षा है वो सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है? तो जो समावेशी शिक्षा होता है इसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक
तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। ये कौन सी कहानी होती है? ये समावेशी शिक्षा में होती है। लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती है। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षा से सर्वथा अलग है। ठीक है, जो समावेशी शिक्षा होती है वो सामान्य बालकों को क्या नहीं करती है? शिक्षण नहीं देती है। समावेशी शिक्षण जो होता है वो शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा जो सामान्य बालक होते हैं इनके साथ साथ सामान्य जो कक्षा होती है उनमें शिक्षा ग्रहण करते हैं ये लोग। ठीक, इस शिक्षा में ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रम के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से ये भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य हमारे पास ये है कि छात्रों को अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों का बोध कराना। कह रहा है कि छात्रों को अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों का क्या कर लेना? बोध करा लेना ही निर्देशन का एक प्रकार का उद्देश्य होता है। छात्रों की क्षमताओं, योग्यताओं और रुचियों का क्या करना? विकास करना, ये क्या होता है? निर्देशन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि जो परामर्श होता है इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता या सलाह और मार्गदर्शन ही क्या कहलाती है? परामर्श कहलाती है। यानी जो कोई व्यक्ति होता है अपनी समस्या से परेशान है और या कठिनाई में है तो उसको समस्या या उसकी कठिनाई को दूर करने के लिए जो सहायता दी जाती है वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका मार्गदर्शन या फिर परामर्श कहलाता है। डॉक्टर जयालू कहते हैं कि परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। ठीक, बिल्कुल सही बात। जब व्यक्ति अपना निर्णय खुद से नहीं ले पाता है तो कोई व्यक्ति उसके पास आता है और उसको क्या करता है? एक प्रकार की सलाह देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निर्देशन एवं परामर्श में दो प्रमुख अंतर लिखिए। कह रहा है कि निर्देशन और परामर्श में दो प्रमुख अंतर लिखिए। तो निर्देशन व्यक्ति को अपने आप को समझने, अपनी क्षमताओं का उपयोग करने, अपनी समस्या के संबंध में स्वयं निर्णय करने तथा स्वतंत्र रूप से लाभकारी जीवन बिताने में सहायता करता है। ठीक है ना, ये आपका क्या है? निर्देशन है। और परामर्श का उद्देश्य न केवल सलाह देना है बल्कि व्यवहारिक रूप से सहायता करना है ताकि व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर सकता है? समायोजित हो सके। अब दूसरी पॉइंट आप खुद कमेंट बॉक्स में मैसेज कर करके आप बताओगे। ठीक है ना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो मित्रों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ साझा करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। माता रानी करे आप सभी का पेपर अच्छे से जाए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को। ठीक है, मिलते हैं कभी नेक्स्ट क्लास में, यानी कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास की तरफ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।